स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या, क्यों, कैसे, क्या है, सब बताऊंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग ये समझेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है। सबसे पहले एक बात बताओ, फैक्ट्री में अल्टीमेटली कोई भी एक आदमी पूरी फैक्ट्री तो चला नहीं सकता है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते होंगे, वो इंचार्ज को रिपोर्टिंग करनी पड़ती होगी बाहर ऊपर, है ना। बहुत ध्यान से समझना, पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। और ये भी बता दूं, बस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी जरूरी है माइंड में, है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई भी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए एक प्रोडक्शन इंचार्ज को रखा जाता है, और वैसे ही परचेज डिपार्टमेंट में परचेज इंचार्ज को रखा जाता है। परचेज इंचार्ज का काम रहता है कि वो जितने भी गुड्स की रिक्वायरमेंट रहे वो मार्केट से जाकर के परचेज करके लाए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये काम रहता है कि वो यूनिट को कंज्यूम करे, लेबर्स को क्या करे, अरेंज करे, मैनेज करे प्रॉपर ढंग से, और ऊपर रिपोर्टिंग करते जाए। ऊपर वालों का क्या काम रहता है, टॉप मैनेजमेंट का, कि जितनी भी रिक्वायरमेंट रहेगी उन लोगों की पैसों की, वो उसको पूरा करे, और आगे चल करके बजट बनाए कि इस महीने तुमको इतना प्रोड्यूस करना है, इस महीने तुमको इतने रुपए में लेके आना है, पैसे क्या क्या गुड्स लेके आना है। बजट जानते हो ना, अपने पूरे इंडिया में भी बजट बनता है। फरवरी मंथ में अभी बना बजट, बना तो क्या होता, नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारा ये प्लानिंग है, हम ये सब काम करेंगे, इतना सब खर्च करेंगे, इतना इनकम आएगा, ऐसा करते हैं ना। ये तो बजट होता है। बजट का मतलब पहले से अपन एनालिसिस करते हैं, प्री प्लानिंग कर लेते हैं, है ना। तो ये जो अल्टीमेटली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये आप लोग के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के स्टार्टिंग में बनाए गए प्लानिंग बजट का एंड में अचीव किए हुए परफॉर्मेंस से डिफरेंस निकालना, वेरिएंस एनालिसिस करने की टेक्निक होती है। आई रिपीट वंस अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का? ये क्या है भाई? ये क्या है कि जब भी पर्टिकुलर किसी मंथ या फिर किसी पीरियड के स्टार्टिंग में कोई मैनेजर प्लानिंग बनाता है, बजट बनाता है कि इतना यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, इतना यूनिट परचेज करूंगा, और मंथ एंड के बाद में देखता है कि भाई मैंने कितना यूनिट परचेज किया, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, फिर वेरिएंस निकालता है कि मैंने बजट बनाया था 100 यूनिट का और मैंने परचेज किया 90 यूनिट्स, तो 10 यूनिट कम परचेज किया, क्यों किया? ये डिफरेंस मतलब वेरिएंस। वेरिएंस की एनालिसिस करना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक का मेन प्रियम्बल है, मेन ऑब्जेक्ट है, ताकि कंट्रोल किया जा सके प्रोडक्शन स्टेटस को, परचेज को मैनेज किया जा सके, लोगों को, सबऑर्डिनेट को मैनेज किया जा सके। क्लियर है? सबको क्लियर हुआ ये चीज? फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक परफॉर्मेंस एनालिसिस करने की टेक्निक है। कैसे एनालिसिस किया जाता है? अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टास्क होता है। परचेज डिपार्टमेंट में परचेज करने का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कंज्यूम करने का, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में लेबर ओरिएंटेड वर्क होता है। तो कितने आवर्स की जरूरत है आपको, है कितने आवर्स आपने कंज्यूम किया किसी पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए। तो क्यों हुआ वेरिएंस? वेरिएंस दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। पॉजिटिव वेरिएंस को अपन बोलते हैं फेवरेबल, और निगेटिव वेरिएंस को बोलते हैं एडवर्स। क्लियर है? बजट डिपार्टमेंट में पूरी चीजें एनालिसिस की जाती है कि पर्टिकुलर आपका इतने यूनिट का आपको प्लानिंग किया गया था, आपने ज्यादा यूनिट क्यों परचेज किया, या फिर किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको ज्यादा रॉ मटेरियल क्यों लग गया। रॉ मटेरियल की बात चल रही है पूरी, क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है और परचेज होता है ना। फिनिश गुड्स तो बनता है, वो अलग बात। तो रॉ मटेरियल कितना यूनिट कंज्यूम होना था, कितना यूनिट हुआ, कितना यूनिट परचेज करना था, कितना यूनिट आपने किया। ज्यादा यूनिट परचेज किया तो क्यों किया। यदि वो क्यों का रीजन आप सही ढंग से दे पाओगे तो इट्स ओके भाई, कंट्रोलेबल नहीं था आपके हाथ में, अनकंट्रोलेबल था, चलेगा। और यदि कंट्रोलेबल था तो आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया। नेक्स्ट पीरियड में आपको उसकी रिकवरी करनी है। मतलब अल्टीमेटली पूरी तरह से खिंचाई किसकी की जाएगी? जो उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। कैसे, क्यों की जाएगी? क्योंकि उनको स्टार्टिंग में बजट दिया गया था कि आपको इतने यूनिट में परचेज करनी है, या इतना यूनिट कंज्यूम करना है, या इतना रुपए का खर्च करना है। आपने ज्यादा किया तो क्यों? फिर वो रीजन देगा अच्छा, और वो रीजन जस्टिफिएबल होगा। अनकंट्रोलेबल होगा तो इट्स ओके, उसके ऊपर नहीं जाएगा। यदि रीजन कंट्रोलेबल है तो उसको पूछा जाएगा और बोला जाएगा कि आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया, आपने 4 जगह पूछ करके क्यों नहीं परचेजिंग की। आपको जब बजट बनाया गया था कि 10 रुपए पर यूनिट किलोग्राम में लेके आना है रॉ मटेरियल, तो आप 11 रुपए में क्यों लेके आए? 4 जगह पूछते तो हो सकता है आपको 10 रुपए मिलता, आप तो एक जगह गए और जाके लेके आ गए, तो कंपनी के पैसे एक्स्ट्रा लगे कि नहीं लगे? तो अल्टीमेटली यही सब चीजें जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रीएम्बल बनता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं,
फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, लिख करके रख लो। क्लियर है यदि आप लोग प्रैक्टिकली समझ गए तो। ठीक, अब देखो स्टार्ट करते हैं अपन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सीधा सीधा बात है, सबसे पहले आता है यदि मटेरियल का आप एनालिसिस कर रहे हैं मटेरियल, तो इसका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकलता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करके प्लानिंग निकाला जाता है कि इतने रुपए का हमारा खर्च हमने बजट बनाया था, है ना, इतना रुपए लगना चाहिए था किसी पर्टिकुलर मंथ में, एक्चुअल में कितना यूनिट कंज्यूम किया आपने, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। कुछ भी मत लिखो, अभी सब टाइम दूंगा लिखने के लिए, मत लिखो कुछ, सब सिर्फ ध्यान से समझो इधर। ठीक है, क्या बोला मैंने अभी, स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से वेरिएंट से निकालना पड़ता है, वेरिएशन निकालना पड़ता है, कितना डेविएट हुआ। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यदि ज्यादा था, एक्चुअल कॉस्ट आपका कम निकला, नेहा पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? एक्चुअल कम हुआ तो, और इस वेरिएंस को बोलते हैं फेवरेबल। और यदि यही चीज अपोजिट हो गई, एक्चुअल ज्यादा लग गया आपकी कॉस्टिंग जितना आपने सोचा था, तो इसको निगेटिव को एडवर्स कहा जाता है। ये बात सभी को समझ में आई? अब इसके बाद स्टेप आगे बढ़ाता हूं। ये चीज तो हो गई कॉस्ट की, कि आपको इतना कॉस्ट सोचा गया था और आपने क्या किया, आपने अभी परचेज डिपार्टमेंट की बात चल रही है, परचेज डिपार्टमेंट आपने क्या किया, ज्यादा कॉस्ट लगा दिया। तो वो बताएगा कि भाई देखो ज्यादा कॉस्ट लगी है, उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है प्राइस, हमने जितना सोचा था उससे महंगे में मिला मेरे को आर्टिकल बाहर, और दूसरा हो सकता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब जितना क्वांटिटी आपने सोचा था उससे ज्यादा क्वांटिटी मैंने लाया है। यदि एडवर्स आया होगा, निगेटिव आया होगा और मुझे जानकारी देनी है, आंसर देना है, तो मैं बोलूंगा दो चीज के कारण हो सकता है भैया, क्योंकि क्या है, जितना प्राइस आपने सोचा था, रेट जितना सोचा था उससे ज्यादा रेट महंगे में लेके आया हूं मैं, क्वांटिटी उतनी ही मान लो, है ना। तो प्राइस के कारण यदि वेरिएंस निकल रहा है उसको बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और क्वांटिटी के कारण यदि वेरिएंस निकल रहा है उसको बोलते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यहां तक के पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ऊपर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के आने के दो कारण हो सकते हैं, एक तो प्राइस रिलेटेड, रेट रिलेटेड बोलते हैं जिसको, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और दूसरा क्वांटिटी रिलेटेड, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। क्वांटिटी को क्योंकि यूज करते हैं इसलिए यूजेज वेरिएंस बोल दिया गया। क्लियर हुआ यहां तक? नाउ नेक्स्ट बात करूं यदि मैं और प्राइस वेरिएंस निकालने बोलूं, तो कोई भी व्यक्ति बिना टेक्निकल जानकारी के, एक लेमैन भी यही बोलेगा कि प्राइस वेरिएंस है ना, तो प्राइस का डिफरेंस होगा। यहां पर सिंपल सी बात है, प्राइस का डिफरेंस होगा। तो प्राइस कौन कौन सी दो प्राइस है भाई, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, बस इसका डिफरेंस होगा, है ना। क्वांटिटी का डिफरेंस को कोई किसी से भी पूछेंगे लेमैन से, खुद बताएगा, क्या बोलेगा, क्वांटिटी का डिफरेंस है यार, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो यदि मैं ऐसा लिख दूंगा तो आप लोग ऐसा बोलोगे क्या कि आशीष सर फॉर्मूला याद कराते हैं? नहीं बोलोगे ना, ये तो अपने आप से समझ में आता है यार। प्राइस वेरिएंस है तो प्राइस का डिफरेंस, क्वांटिटी वेरिएंस है तो क्वांटिटी का डिफरेंस, खत्म, है ना। कुछ चीजें याद नहीं कराया मैंने। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, रुको, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मुझे इन दोनों वेरिएंस को मैं ये बोल के एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक प्राइस और क्वांटिटी के कारण मेरा कॉस्ट वेरिएंस आया है। कॉस्ट वेरिएंस जो ऊपर वाला है ये है रुपीस के टर्म में, तो मुझे रुपीस के टर्म में चाहिए ना। यहां पर ये वाला जो प्राइस वेरिएंस है ये तो स्टैंडर्ड प्राइस रुपीस पर यूनिट है, रुपीस पर किलोग्राम होगा, और ये वाला जो है वो क्वांटिटी के किलोग्राम के फॉर्म में आएगा। तो ये 1 किलोग्राम का और एक रेट के फॉर्म में आएगा, तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा ना। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यदि ये वाला जो पार्ट है वो रुपीस पर किलोग्राम के पार्ट में है ना, तो मुझे एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके इसको क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम से मल्टीप्लाई करूंगा तो रुपीस के टर्म में लाना पड़ेगा वेरिएंस। दूसरा यूजेज वेरिएंस जो है ना ये किलोग्राम के टर्म में है, तो इसको अपन स्टैंडर्ड रेट से या स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या होगा, रुपीस पर किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, रुपीस के टर्म में आ जाएगा। मतलब दोनों को रुपीस के टर्म में ला करके मैंने ऐड किया और ऐड करके कॉस्ट वेरिएंस निकाल दिया। मतलब कॉस्ट वेरिएंस के दोनों पार्ट बन गए वो, और उन दोनों के वेरिएंसेस को यदि मैं ऐड करूंगा तो डेफिनेटली 101% मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। इट्स द कॉन्सेप्ट पार्ट। बताओ नेहा, क्वेश्चन? यस, एक मिनट। हाँ, यस यस, नहीं तो ठीक है ना, मैंने फॉर्मूला जो रखा है उसी के हिसाब से क्या किया। इनका क्वेश्चन है कि एडवर्स में सर ये निगेटिव वाले को आप एडवर्स बोल रहे हो, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल किया आपने, और इसी को यदि अपन एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड कर देंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली क्या होगा, फिर वो निगेटिव वाले पार्ट को फेवरेबल बोलूंगा।
अभी तो मैंने ये बोल रहा हूँ ना कि स्टैंडर्ड में जितना मैंने सोचा था और उसमें से जितना मैंने एक्चुअल में लाया माइनस किया, तो यदि मैंने एक्चुअल में कम कॉस्ट लगाई होगी तो पॉजिटिव आएगा, तो फेवरेबल है। फॉर्मूला आप डिराइव कर रही हो ना, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। आप एक्चुअल पहले लिखना चाहती हो, एक्चुअल पहले लिखो, फिर आपको मालूम होना चाहिए कि निगेटिव आएगा तो फेवरेबल है मेरे लिए, क्योंकि जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा लग गया। तो उस केस में क्या होगा, आप यदि अपोजिट करोगी तो निगेटिव वाला फेवरेबल है ना, और पॉजिटिव वाला एडवर्स हो जाएगा। तो वैसा करना अपने को ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने ऐसा फॉर्मूला बना रखा है, स्टैंडर्ड से एक्चुअल को माइनस किया जाता है। यस रफीक, यस स्टैंडर्ड प्राइस से। बहुत अच्छा आपका डाउट है सर, इसमें आपने एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई क्यों कर दिए सर आप? इसमें भी आपको एक्चुअल प्राइस ले लेना चाहिए ना, यही डाउट है। सुनो, बहुत अच्छा डाउट, ये चीज मैं ऑलरेडी बताता ही। सुनो, इसमें एक बात बता रहा हूं कि परचेज डिपार्टमेंट वाला जितनी क्वांटिटी परचेज करके लाएगा एक्चुअल, उसी पे ही तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी ना, ना कि जितनी क्वांटिटी उसने सोचा था स्टैंडर्ड क्वांटिटी उस पे नहीं लगेगा। एक्चुअल प्राइस का आउटफ्लो तो जितनी क्वांटिटी खरीद के लाएगा उस पे लगनी है यार। डन एवरीवन, इसीलिए एक्चुअल क्वांटिटी लिखते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ इनके। दूसरा क्वेश्चन, सर यहां पर स्टैंडर्ड क्यों लिख दिए आप? यहां भी एक्चुअल लिख देते यदि एक्चुअल प्राइस ही करना था तो, है ना। तो बता देता हूं, देखो यहां पर हमने स्टैंडर्ड प्राइस इसलिए लिखा है कि प्राइस से रिलेटेड डिफरेंस को तो इस वाले सेक्शन में कवर कर दिया गया है। तो यदि मैं यहां एक्चुअल प्राइस लिख दूंगा ना, तो प्राइस से रिलेटेड डिफरेंस का इफेक्ट दो बार आ जाएगा। इसीलिए मैं प्राइस को क्या कर रहा हूं, स्टैंडर्ड मान के ही चल रहा हूं। क्वांटिटी का जितना डिफरेंस है ना, उसी को हाईलाइट करना है मेरे को। अभी वहां पर क्वांटिटी वेरिएंस में मैं प्राइस से रिलेटेड जो डिफरेंस आया है उसको हाईलाइट नहीं करना चाह रहा हूं। क्यों? उसको लिए प्राइस वेरिएंस है ना यार, वो करेगा। मुझे यहां पर क्वांटिटी में कितना डिफरेंस आया है उसी से मतलब है ना। एक बात को समझो ध्यान से, चलो इसको मैं तोड़ देता हूं फॉर्मूले को। इनका क्वेश्चन है बहुत ध्यान से कि स्टैंडर्ड मटेरियल यूजेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो सर? एक्चुअल प्राइस से करना चाहिए ना। उसका आंसर दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। जितना मेरे को बताया गया, मैं कौन सा डिपार्टमेंट हूं भाई? क्वांटिटी से रिलेटेड वाला हूं। मेरे को मार्केट में परचेज करके कौन कहां से आ रहा है, परचेज डिपार्टमेंट वाले से मतलब नहीं है, क्वांटिटी वाले से मतलब है। क्वांटिटी वाले ने मुझे बोल दिया, क्वांटिटी वाला मैं हूं, मेरे को ऊपर टॉप डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि भाई देखो स्टैंडर्ड प्राइस इतने रुपए में मिलेगा आपको और स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको इतना लगाना है। मैंने जितनी भी क्वांटिटी का वेरिएशन किया था, है ना, उस पे मैं स्टैंडर्ड प्राइस से ही मल्टीप्लाई करूंगा ना। प्राइस को तो मैं फॉर ग्रांटेड लेके चलूंगा, प्राइस में चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो भी कम ज्यादा हुआ ना वो मैं क्वांटिटी से रिलेटेड सहूंगा, प्राइस से रिलेटेड नहीं सहने वाला, नहीं सुनने वाला नहीं हूं मैं। क्यों? उसके लिए तुम मार्केटिंग परचेज डिपार्टमेंट वाले के पास जाओ। क्वांटिटी जितना तुमने बोला था उससे वेरिएशन करके मैंने कंज्यूम किया, तो आप प्राइस को थोड़ा वही फिक्स रखे रहने दो ना यार। तब तो वेरिएंस निकाल के क्वांटिटी से रिलेटेड ट्रिगर दबाना मेरे ऊपर। क्वांटिटी से रिलेटेड जो वेरिएंस आएगा उसके लिए मेरे को जिम्मेदार करना आप। इसीलिए स्टैंडर्ड प्राइस को फिक्स रख दिया गया। तुमने स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोल के मेरे को बोला था ना इतने रुपए का कंज्यूम कराना है ना। मैंने कम ज्यादा जो भी कंज्यूम कराया होगा तो मेरे को सिर्फ क्वांटिटी का इफेक्ट के लिए मैं आंसरेबल हूं ना। तो क्वांटिटी का इफेक्ट के लिए यदि मैं आंसरेबल हूं, यही आंसर था ना आपका भी राहुल, तो उस केस में स्टैंडर्ड प्राइस से ही मल्टीप्लाई करो ना यार उसको। क्लियर हो गया? डन एवरीवन। यहां तक के क्लास में किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। दो फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड बन चुके हैं। यस, एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल प्राइस वेरिएंस में इसलिए लिया जाता है कि प्राइस का वेरिएंस का इफेक्ट तभी उतने ही क्वांटिटी पे आएगा राशि जितनी क्वांटिटी परचेज करके लाओगी आप, इसलिए एक्चुअल क्वांटिटी। डन एवरीवन? यस, एक्चुअल प्राइस से लेना देना है परचेज डिपार्टमेंट को, मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस वाला प्राइस का डिफरेंस निकाल लिया ना। तो यहां पर यदि आप एक्चुअल प्राइस दे लोगे ना तो क्वांटिटी का डिफरेंस प्योर नहीं निकल पाएगा, उसमें प्राइस का भी इफेक्ट चले जाएगा। इसीलिए क्लियर हुआ सबको? इसीलिए हमने यहां पर क्या किया, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर दे दिया। अब यदि मैं आप लोग के सारे डाउट्स का आंसर प्रॉपर दे रहा हूं, तो सब चीज का यदि लॉजिकल बता रहा हूं, तो आप लोग खुद से बोलो, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा ना, अपने आप से लिखोगे कि नहीं? सर प्राइस डिफरेंस है तो एसपी माइनस एपी करूंगा, क्वांटिटी डिफरेंस है तो एसक्यू माइनस एक्यू करूंगा, और यहां पर प्राइस का डिफरेंस उन्हीं यूनिट्स पे मेरे को लॉस होगा जितना यूनिट खरीद के लाया हूं, एक्चुअल क्वांटिटी। और इधर मेरा क्या हो रहा है, जो ये यूजेज वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस, क्योंकि मैं प्राइस के वेरिएशन का मतलब नहीं है मेरे को, इसलिए मैं स्टैंडर्ड प्राइस ही लेकर चलूंगा।
क्लियर हुआ सबको अच्छे से? यहां तक फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है ना, समझ गए अच्छे से, याद करने की कोई नीड नहीं है। यूज रुको यूजेज वेरिएंस के दो पार्ट लिखना ना राशि, टाइम दूंगा ना, रुको। यूजेज वेरिएंस के दो पार्ट, यूजेज वेरिएंस का एक तो हो गया मटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक हो गया मटेरियल यील्ड वेरिएंस, है ना। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का मतलब होता है कि आपने क्वांटिटी का तो चलो ठीक है, अब थोड़ा सा स्टार्ट एक एग्जांपल देता हूं पहले समझो, है ना। क्वांटिटी का तो आपने वेरिएंस कर डाला, जितना हमने बोला था आपको कि भैया 10 टन लगाना स्लैब कास्टिंग में, एक स्लैब कास्टिंग हो रही है उसमें 10 क्विंटल मटेरियल लगाना टोटल में, आपने लगा डाला 12 क्विंटल, चलेगा, चलो ठीक है, ठीक है। आप हमें ये तो बताओ कि आपने कम ज्यादा क्वांटिटी तो लगा दी है, यूजेज वेरिएंस बता दिया हमको, है ना। आपने उस क्वांटिटी में जहां पर 2-3 मटेरियल का मिक्सचर हो, जैसे सीमेंट, सैंड, बोल्डर्स और वाटर, है ना, ये स्लैब कास्टिंग में लगता है कि नहीं लगता है? तो इतनी चीजों का यदि क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, ये मान लिया गया कि 10 क्विंटल की जगह 12 क्विंटल लग गया, यूजेज वेरिएंस बता दिया ये चीज, है ना। आपने मिक्सिंग के रेशियो में तो कहीं फर्क नहीं कर डाला है, ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस बताता है। मिक्सिंग के रेशियो में फर्क यदि किया होगा, यदि ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस चेंज होगा तो आप क्वालिटी से खेल दिए हो, प्ले कर दिए हो क्वालिटी में। और यदि ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस नहीं हुआ ज्यादा तो इसका मतलब क्या है कि आप चलो क्वांटिटी ज्यादा मेरा लॉस किए हो अमाउंट का, पर क्वालिटी में गड़बड़ी नहीं की हो। आपने क्या किया है, 10 क्विंटल की जगह भले 12 क्विंटल पेस्ट बना दिया है, मसाला बना दिया है स्लैब कास्टिंग के लिए, बट आपने क्वालिटी बिल्कुल बनाए रखा है क्योंकि आपने मिक्सचर रेशियो वही रखा है। ये चीज रिजल्ट देता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, क्लियर है। और मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूं कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस के लिए फॉर्मूला दूंगा और क्लेरिकल जाएंगे अपन, इसमें प्रैक्टिकल नहीं जाते, मैं बता दिया भले क्या होता है, बट प्रैक्टिकल नहीं जाएंगे अपन, क्लेरिकल जाएंगे। कैसे? एक स्टैंडर्ड मिक्स नाम का एक क्या करेंगे अपन, क्रिएट करेंगे कॉलम, ए बी सी 3 टाइप के यदि रॉ मटेरियल हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि मिक्स वेरिएंस दोस्तों तभी निकलेगा जब, मिक्स वेरिएंस तभी निकलेगा जब मोर देन 1 रॉ मटेरियल हो, तभी तो मिक्सिंग होगी, वरना मिक्सिंग किस बात की है कि रॉ मटेरियल है तो, है ना। इसीलिए 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल होंगे, 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल, तभी मिक्सिंग की बात आएगी, है ना। और मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन बजटेड क्वांटिटी रेशियो, या फिर इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो, क्योंकि दोनों की रेशियो सेम रहेगा यार। क्लियर है सबको यहां तक? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब 10 क्विंटल की जगह आपने 12 क्विंटल लगा दिया तो इट्स ओके, चलो 12 क्विंटल को लेके चलते हैं, इट इज टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, है ना। और 12 क्विंटल में आप यदि 10 क्विंटल में मैंने बोला था कि आप 60:40 का रेशियो रखना, तो 12 क्विंटल में भी 60:40 का रेशियो रखे हो कि नहीं, ये तो इसीलिए स्टैंडर्ड मिक्स निकाला जाता है इस तरीके से। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो भी होगी उसमें आप उसको बजटेड और स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे। 12 क्विंटल को आप बांट दोगे 60-40 में, एग्जांपल जो मैंने लिया उस हिसाब से, ठीक है। तो सुनो, ये जो स्टैंडर्ड मिक्स निकलेगा ना, उस स्टैंडर्ड मिक्स को यहां गेस्ट बनाओगे, इधर देखो, हाँ रुको 1 मिनट, अब है स्टैंडर्ड मिक्स को गेस्ट बनाओगे और यहां जो फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है ना, फॉर्मूला स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करोगे और ये बना दोगे क्या, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लिकेशन। मतलब एक बार फर्स्ट पोजीशन में स्टैंडर्ड मिक्स को ले आए, दूसरी बार सेकंड पोजीशन में स्टैंडर्ड मिक्स को ले आना यार, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। आप देखोगे, यू विल सी कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो ऊपर ऑटोमेटिक ये ऊपर वाला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार स्टैंडर्ड मिक्स प्लस हुआ तो एक बार माइनस हो गया यार। जो गेस्ट को इंट्रोड्यूस किए थे वो एक बार प्लस फॉर्म में है तो एक बार माइनस फॉर्म में आ गया, खेल खत्म हो गया उसका। मतलब ऊपर जब टोटल करेंगे तो यूजेज वेरिएंस आना तय है, श्योर, समझ में आ गया सबको अच्छे से?